हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करने वाले हैं एंजाइम इनहिबिशंस के बारे में। एंजाइम का बहुत शानदार टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशंस। और इस एंजाइम इनहिबिशंस के अंदर तीन तरह के इनहिबिशंस देखेंगे अपन, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और एक अनकॉम्पिटिटिव। तो एंजाइम इनहिबिशंस आने ही चाहिए। तो एंजाइम इनहिबिशन दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एंजाइम के अंदर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि एंजाइम इनहिबिशन से ही एंजाइम इनहिबिशन होता क्या है। तो जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है एंजाइम इनहिबिशन और एक होता है एंजाइम एक्टिवेटर। करेक्ट। तो जनरली होता क्या है, कोई भी किसी भी तरह के ह्यूमन की जो बॉडी होती है, उस ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो कोई भी किसी भी तरह का जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो एंजाइम की एक्टिविटी दो तरह से हो सकती है भाई। या तो एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा भी हो सकती है या एंजाइम की एक्टिविटी वो कम भी हो सकती है। अगर मान लो एंजाइम की एक्टिविटी कम है तो उसको एक्टिव करना पड़ेगा, नॉर्मल स्टेट में लाना पड़ेगा। तो नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए उसको एक्टिव करना पड़ेगा, तो उसको बोला जाता है एंजाइम एक्टिवेशन। करेक्ट। जबकि दूसरी कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन आ गई जिसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का पर्सन है जिसकी एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, कम, मतलब ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई। तो जब ज्यादा मात्रा में बढ़ गई मतलब उसको इनहिबिशन करना पड़ेगा अपन को, है कि नहीं। और इनहिबिशन करना पड़ेगा मतलब उसको कम करना पड़ेगा। अब इनहिबिशन दो तरह से किया जा सकता है यार, या तो मैं कोई भी किसी भी तरह का परमानेंटली इनहिबिशन कर दूं या फिर उसको टेम्परेरी समय के लिए इनहिबिशन कर दूं। एक ढंग से समझाता हूं। इनहिबिशन का मतलब क्या है, इनहिबिशन का मतलब है ड्रग। करेक्ट। तो कोई भी किसी भी तरह के जो ड्रग्स है या कोई भी ड्रग्स मतलब टेबलेट की फॉर्म में अपन देते हैं ड्रग्स। तो अगर कोई भी किसी भी तरह के, अगर मान लो पेशेंट है और कोई पर्सन है जिसके अंदर एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है, तो उस पर्सन को मैंने क्या किया कि उसको ड्रग्स दी, मतलब उसको टेबलेट दी। तो टेबलेट भी दो तरह की होगी, या तो वो परमानेंट हमेशा के लिए उस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या है, नॉर्मल स्टेट में ला दे। दूसरी कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन हो गई जिसके अंदर जो एंजाइम वो टेम्परेरी समय के लिए उसको एक्टिव करे, मतलब टेम्परेरी समय के लिए वो एक उसको नॉर्मल कंडीशन में लाए। तो सेम उसी प्रकार और उसी तरह है एंजाइम इनहिबिशंस। ये दो तरह के होते हैं, एक एंजाइम इनहिबिशंस और एक होता है एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल होता है। अब रिवर्सिबल की अगर बात की जाए तो रिवर्सिबल एक ऐसी कंडीशन है जिसको मतलब टेबलेट दी तो टेम्परेरी समय के लिए दी, मतलब ड्रग्स दिए तो ये टेम्परेरी समय के लिए इनहिबिट करता है, उसके बाद में वापिस हो जाता है, वापिस उसकी एक्टिविटी है वो क्या है, बढ़ जाती है। देखो जब तक इस जो ड्रग्स है मतलब उसका जब इफेक्ट काम करेगा जब तक तो वो एंजाइम की एक्टिविटी नॉर्मल रहेगी। बट जैसे ही ड्रग्स और टेबलेट का काम खत्म हो गया, मतलब हर जो मेडिसिन होती है उसका एक पर्टिकुलर पीरियड्स होता है कि कितने समय तक वो क्या है, कितने समय तक सर्वाइवल करती है। तो अब यहाँ पे अगर बात की जाए रिवर्सिबल की, तो रिवर्सिबल के अंदर वो दोबारा भी वापस बढ़ जाएगा, उसका नॉर्मल कंसंट्रेशन है। तो ये वाली जो बाइंड होती है नॉन कोवेलेंटली बाइंड होती है। नॉन कोवेलेंटली अगर बात की जाए तो मतलब ये है कि ये एक तरह का वीक बॉन्ड से, नॉन कोवेलेंटली मतलब वीक बॉन्ड से ये बाउंड होती है। मतलब वीक बॉन्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे वीक बॉन्ड का मतलब है ये है कि वो जो बाइंड हुई तो बाइंड होने के बाद मतलब कुछ समय तक तो वो इफेक्ट करी और उसके बाद में वो वापिस मतलब उसकी एक्टिविटी बढ़ गई। एक्टिविटी बढ़ गई मतलब उसका बॉन्ड है वो कमजोर है। करेक्ट। तो मैं जो भी चीजें बताता हूं बहुत बारीकी से चीजें बताता हूं, एक एक चीज को ढंग से एक्सप्लेन करता हूं यार। अब यहां पे अगर बात की जाए इनरिवर्सिबल की, अगर इनरिवर्सिबल की अगर बात की जाए तो इनरिवर्सिबल ये बाइंड होता है कोवेलेंटली। मतलब मैंने कहा था कि दो तरह से दे सकता हूं, या तो टेम्परेरी समय के लिए या परमानेंट समय के लिए। अगर यहां पे मैंने परमानेंट दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये कोवेलेंटली बाइंड होगा। और जब कोवेलेंटली बाइंड होगा मतलब ये होगा कि अब की बार ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बाइंड होगा। और जब अब की बार ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बाइंड होगा मतलब ये परमानेंट समय के लिए उसको एंजाइम की जो एक्टिविटी हो रही है उसको क्या है, नॉर्मल स्टेट में ला देगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तीन तरह के होते हैं ये, एक कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और एक होता है यहाँ पे अनकॉम्पिटिटिव। इन तीनों का ग्राफ देखेंगे अपन वो किस तरह से हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, बात करना चाहूंगा कॉम्पिटिटिव के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा। तो कॉम्पिटिटिव के अंदर होता क्या है यार कि कॉम्पिटिटिव के अंदर कोई भी किसी भी तरह का जो एंजाइम, कोई भी किसी भी तरह के जो एंजाइम की अगर बात की जाए तो एंजाइम पे अगर मान लो कोई भी किसी भी तरह का जो सब्सटेंट और जो इनहिबिटर है, देखो होता क्या है बता देता हूं आपको।
यहाँ पे नाम से पता चल रहा है मतलब कॉम्पिटेटिव, मतलब कंपटीशन रहा होगा। यहाँ पे नाम से पता चल रहा है नॉन कॉम्पिटेटिव, मतलब कंपटीशन नहीं रहता हो, नहीं रह रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी किसी भी तरह के जो सबस्टेंट और जो इनहिबिटर होता है उनके बीच में क्या है, कंपटीशन है। और जब उनके बीच में कंपटीशन है, मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो सबस्टेंट है वो एक इनहिबिटर की तरह रिजेंबल करता है कॉम्पिटिटिव के अंदर, जबकि इसके अंदर जो सबस्टेंट है वो इनहिबिटर की तरह रिजेंबल नहीं करेगा। अगर यहाँ सबस्टेंट इनहिबिटर की तरह रिजेंबल करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो सबस्टेंट और इनहिबिटर के क्या अंदर क्या है, एक तरह का कंपटीशन है। अब देखो नॉर्मली एंजाइम की रिएक्शन, नॉर्मली जो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम की जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, उसके अंदर क्या होता है कि सबस्टेंट है वो एंजाइम पे बाइंड होता है और सबस्टेंट एंजाइम दोनों बाइंड होके एक एंजाइम सबस्टेंट का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और फिर ये जो सबस्टेंट है वो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर ये एंजाइम है वो अलग चला जाता है और ये फिर एंजाइम दोबारा से किसी दूसरे सबस्टेंट के साथ बाइंड करेगा और एंजाइम सबस्टेंट को फॉर्मेशन कर लेगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। अब होता क्या है यार कि अगर मान लो कि यहाँ पे अगर सबस्टेंट का कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दिया, मतलब मैंने कहा कि सबस्टेंट और इनहिबिटर दोनों के बीच में कंपटीशन है, तो मान लो कि सबस्टेंट अगर सबस्टेंट बाइंड हुआ एंजाइम के साथ, देखो एंजाइम है, एंजाइम के अंदर क्या है, एक उसकी एक्टिव साइट रहती होगी, तो इसके अंदर जो एंजाइम है वो मतलब जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उस पे सबस्टेंट बाइंड होता है। अब जब एंजाइम की जो एक्टिव साइट पे मान लो सबस्टेंट बाइंड हो गया तो एंजाइम सबस्टेंट फॉर्मेशन करा और एंजाइम सबस्टेंट फॉर्मेशन करा, मतलब ये अब की बार एंजाइम और प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। बट मान लो दूसरी कंडीशन ऐसी आ जाए कि अगर अब की बार यहाँ पे अपन को प्रोडक्ट कम बनाना है, अगर प्रोडक्ट कम बनाना है मतलब ये करना है, मतलब अपन को इनहिबिट करना है, इनहिबिट करना है मतलब उसको ड्रग देनी पड़ेगी, ड्रग देनी पड़ेगी मतलब उसको टेबलेट देनी पड़ेगी, टेबलेट देनी पड़ेगी तो उसकी वजह से उसका इफेक्ट कम होगा और जब इफेक्ट कम होगा तो मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे अगर इफेक्ट कम हो रहा है मतलब अब की बार सबस्टेंट बाइंड नहीं होगा एंजाइम की एक्टिविटी की साइड पे, अब की बार इनहिबिटर बाइंड होगा एंजाइम की साइड पे। और जब कोई भी किसी भी तरह के इनहिबिटर एंजाइम की साइड पे बाइंड हो गया मतलब अब की बार एंजाइम और इनहिबिटर बाइंड हुआ, मतलब अब की बार जो प्रोडक्ट बनता है बहुत ही कम मात्रा के अंदर फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहां पे अगर मैंने बात की कि मैंने कहा कि ये सबस्टेंट और एंजाइम के बीच में कंपटीशन होता है, तो अगर ये बाइंड होता है हमारे एंजाइम की साइड पे, तो जो अगर दो तरह की कंडीशन मैंने बताई थी, अगर सबस्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो अब की बार एंजाइम और सबस्टेंट का फॉर्मेशन होगा, एंजाइम सबस्टेंट का फॉर्मेशन होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इनहिबिटर हो जाए, अगर इनहिबिटर सबस्टेंट की एक्टिविटी की साइड के साथ बाइंड हो जाए तो अब की बार एंजाइम सबस्टेंट फॉर्मेशन नहीं होगा, अब की बार वहां पे एंजाइम इनहिबिटर फॉर्मेशन होगा। वीडियो के बीच में आपको लग रहा होगा कि काफी बोरियत, जब आप वीडियो देखते हो तो काफी बीच में काफी बोरियत महसूस हो जाती है, पर बोरियत महसूस नहीं करना है। चीजों को अगर जब तक वीडियो देखो ना तो पूरे जोश के साथ देखना कि जिससे मतलब जो बारीकी से एक एक जो चीजें है ना वो मतलब ये हो जाएगी। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर माइंड थोड़ा इधर उधर कर दिया तो जो चीजें हैं वो स्लिप हो जाएगी यार। तो मैं एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूं, तो ध्यान से देखते चलिएगा। अब सबसे पहले इसके ग्राफ के बारे में बात करता हूं। ग्राफ ये है कि यहाँ पे ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। तो y एक्सिस पे क्या है, v मैक्सिमम है और यहाँ पे अगर बात की जाए तो 1 बाई सबस्टेंट का कंसंट्रेशन है। तो अगर ये जो कोई भी किसी भी तरह का ये ग्राफ है, तीन तरह के ग्राफ है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव। अब इन तीनों के अंदर जो ब्लू वाली लाइन है ये तो नॉर्मल लाइन है कि नहीं, मतलब यहां तो जो नो तीनों जगह नो लिख रखा है और यहां इनहिबिटर बाइंड नहीं हो रहा, मतलब यहां पे किसी भी तरह का कोई इनहिबिटर नहीं है ब्लू वाली लाइन पे, स्काई ब्लू कलर की लाइन पे, मतलब ये एक नॉर्मली लाइन है, यहां किसी भी तरह का कोई भी इनहिबिटर नहीं है। जबकि ये जो रेड वाली है ना, तो यहां पे रेड जो पिंक कलर वाली तो पिंक कलर वाली पे ये इनहिबिटर बाइंड होता है। तो अब देखो होता क्या है कि अगर मान लो कॉम्पिटिटिव के केस के अंदर मैं बात करता हूं तो ये वाली जो स्काई ब्लू वाली थी यहाँ पे तो किसी भी तरह का कोई इनहिबिटर नहीं है, कोई ड्रग नहीं है, और ये जो पिंक कलर वाली लाइन है यहाँ इनहिबिटर मतलब दिया अपन ने, मतलब ड्रग दिया इसका मतलब। तो देखो ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे अपन दो तरह की चीजें देखते हैं, के मैक्सिमम की वैल्यू और वी मैक्स की वैल्यू, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है यार।
और ये थ्योरी के एग्जाम में भी पूछा जाता है, और जब अपन एमसीक्यू की अगर फॉर्म की अगर बात की जाए तो एमसीक्यू की फॉर्म में भी क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। तो वहां पे ऑप्शन आते हैं कि वी मैक्सिमम बढ़ गया, वी मैक्सिमम घट गया, वी मैक्सिमम अनचेंज रहा, क्या हुआ, या बोथ कंडीशन। तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। तो ये वाली जो मैंने यहां से ये गोले गोले से जो एक अंडरलाइन की है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं फिर से बता देता हूं। अब देखो होता क्या है, के मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो के मैक्सिमम क्या है, ये के मैक्सिमम सब्सटेंट का कंसंट्रेशन है, और के मैक्सिमम सब्सटेंट का कंसंट्रेशन है, मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा चीजों को, कि अगर मान लो ये अब के मैक्सिमम क्या है, सब्सटेंट का कंसंट्रेशन है, तो देखो यहां पे क्या है कि ये वाली देखो इनहिबिटर, ये वाली इनहिबिटर है पिंक वाली, ध्यान से देखिएगा लाइन को और ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो पिंक कलर वाली लाइन है, अब ये वाली तो नॉर्मल लाइन है, ये पिंक यहां पे, मतलब यहां पे क्या है, एंजाइम 1 बाई सब्सटेंट एक घट रहा है, इधर आ रहा है, मतलब घट रहा है एंजाइम सब्सटेंट। तो अगर मान लो 1 बाई ए से 1 बाई ए सब्सटेंट घट रहा है, तो सब्सटेंट तो बढ़ेगा ना यार, 1 बाई एस घट रहा है तो सब्सटेंट जो एस है ये तो बढ़ेगा। अगर एस बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे के मैक्स की वैल्यू है वो बढ़ेगी, क्योंकि के मैक्स क्या है, एक तरह का सब्सटेंट का ही कंसंट्रेशन है। अब दूसरी बात ये है कि यहां पे अगर वी मैक्स की अगर बात करूं तो 1 बाई, अब देखो यहां पे वी मैक्स 1 बाई वी मैक्सिमम दोनों पॉइंट पे इक्वल है, नॉर्मल वाले और जो इनहिबिटर जब बाइंड हुआ, और जहां पे पहले इनहिबिटर बाइंड नहीं हो रहा था तब भी सेम था, दोनों कंडीशन सेम है। अब जब दोनों कंडीशन सेम है, इसका मतलब क्या है कि यहां पे अगर मैं बात करना चाहूं, यहां पे इस पॉइंट पे, तो अगर इस पॉइंट पे अगर बात करना चाहूं तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि के में यहां पे जो वी मैक्स है वो किसी भी तरह से कोई चेंजेस नहीं आ रहा, कॉमन है पॉइंट पे, है ना, तो यहां पे किसी भी तरह का वी मैक्स के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता। तो ये तो हुई हमारी कॉम्पिटिटिव के बारे में बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव, जो अक्सर पूछा जाता है, और इसके जो एग्जांपल है वो मैंने नीचे लिख दिए है, मैं भी वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स है जिनको कौन कौन से इनहिबिटर्स है जो उनको इनहिबिट करने का काम करते हैं, वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आ जाते हूं मैं नॉन कॉम्पिटिटिव के बारे में, ध्यान से देखिएगा। तो अगर नॉन कॉम्पिटिटिव के बारे में बात की जाए तो नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर मैंने ऊपर कहा था कॉम्पिटिटिव के अंदर कि जो सब्सटेंट है वो एक इनहिबिटर की तरह रिजेंबल करता है, बट यहाँ पे जो सब्सटेंट है वो इनहिबिटर की तरह रिजेंबल नहीं करता। नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर वहां नाम से पता चल रहा था कि मतलब कंपटीशन हो रहा था सब्सटेंट और इनहिबिटर के अंदर, जबकि यहाँ किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि नॉन कॉम्पिटिटिव है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं हो रहा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो इनहिबिटर है वो इनहिबिटर और जो सब्सटेंट वो इनहिबिटर है वो क्या है कि जो एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट है, एक्टिव साइट, उससे अनदर साइट पे वो बाइंड होगा। मतलब इनहिबिटर और जो सब्सटेंट, अगर इनहिबिटर की अगर बात की जाए तो इनहिबिटर है वो बाइंड होगा अदर देन द बाइंडिंग साइट। सब्सटेंट की जो बाइंडिंग साइट होती है ना, उस सब्सटेंट की बाइंडिंग साइट के अलावा कोई दूसरी साइट होगी, उस पर जाके बाइंड होगा। अब जाहिर सी बात है यार, दिमाग लगाने वाली चीज है कि अगर वो उसकी दूसरी साइड पे एक्टिव बाइंड होगा तो वहां उस केस के अंदर जो एंजाइम और सब्सटेंट है वही नहीं बनेगा। अगर एंजाइम सब्सटेंट नहीं बनेगा तो वहां पे एंजाइम वो इनहिबिट करेगा उसको कम करेगा ना यार। तो उस केस के अंदर यह है कि कैटालिटिक एक्टिविटी है वो क्या है, घट जाएगी। दो कंडीशन हो जाती है, या तो अगर उसकी देखो एक्टिव, अगर उसकी बाइंडिंग साइट, अगर जो इनहिबिटर अगर सब्सटेंट की बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड हो जाता तो जाहिर सी बात है कि उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी पे कुछ तो फर्क पड़ता, वो बढ़ती है ना, तो उस केस के अंदर। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर वो उसकी अनदर साइड पे जाके बाइंड हो जाता है तो उस केस के अंदर जो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी है वो घट जाती है, या कभी कभी वो कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस भी हो जाती है हमेशा के लिए। यहाँ पे भी ग्राफ कुछ इस तरह से है, ये हर जगह से मैं ये जो y एक्सिस पे 1 बाई वी मैक्स ले रखा है मैंने, और x एक्सिस पे 1 बाई सब्सटेंट का कंसंट्रेशन ले रखा है। ब्लू कलर वाली लाइन, जो स्काई ब्लू कलर वाली लाइन थी, हर जगह मैंने सेम बता रखा है कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई इनहिबिटर कोई नहीं दे रहे अपन, कोई भी किसी भी तरह का ड्रग्स नहीं दे रहे, कोई मेडिसिन नहीं दे रहे। जबकि यहाँ पे अगर बात की जाए पिंक कलर वाली तो ये एक इनहिबिटर है, इसलिए मैंने यहाँ पे एस लिख रखा है। अब इसके अंदर होता क्या है कि सब ये, अब देखो यहाँ पे आपको बता देता हूं, Kmax मतलब सब्सटेंट का कंसंट्रेशन, सब्सटेंट क्या है मतलब 1 बाई एस,
अगर 1/a से मतलब यहाँ पे जो सब्सटेंट है दोनों पॉइंट सेम है, कॉमन है, तो के मैक्स के अंदर तो किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे के मैक्स के अंदर कोई चेंजेस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, तो ये तो सेम है दोनों के अंदर क्योंकि सब्सटेंट का कंसंट्रेशन है। जबकि वी मैक्स की अगर बात की जाए तो वी मैक्स, देखो ध्यान से देखिएगा चीजों को, ये पिंक कलर वाली लाइन ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं बोलना चाहूं कि 1/v max तो ज्यादा है, अगर 1/v max ज्यादा है बट मेरे को देखना क्या है v max, तो v max तो कम होगा ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर ये पिंक कलर वाली लाइन अगर इधर होती नीचे, दिमाग लगाने वाली चीज है, अगर ये यहां नीचे होती तो उस केस के अंदर 1/v max घटता था। अगर 1/v max घटता मतलब वहां पे v max बढ़ रहा। बट यहां पे होता क्या है नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर कि ये जो पिंक कलर वाली लाइन है, जब इनहिबिटर देते हैं अपन इसको, तो इनहिबिटर देने के बाद ये इसकी जो लाइन है ऊपर की तरफ रहती है। मतलब मैं बोलूं कि यहाँ पे जो इसका जो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे जो 1/v max है वो ज्यादा है, 1/v max ज्यादा है मतलब v max कम होगा यहाँ पे। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। अब उसके बाद में नेक्स्ट मैं बता देता हूं इन रिवर्स ये अनकम्पिटिटिव के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट है अनकम्पिटिटिव। तो नाम से पता चल रहा है अनकम्पिटिटिव मतलब यहाँ किसी भी तरह का कोई जो इनहिबिटर है वो एंजाइम की जो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होता। मतलब यहाँ कोई भी किसी भी तरह का जो इनहिबिटर है वो एंजाइम और सब्सटेंट के साथ बाइंड होता है, ओनली एंजाइम के साथ बाइंड नहीं होता। एंजाइम और सब्सटेंट ये जो वाला ये देखो यहाँ पे हो रहा क्या है कि इनहिबिटर है ये वाला इनहिबिटर, और इन दोनों के अंदर तो अपन ने पढ़ा कि या तो सब्सटेंट एंजाइम के साथ बाइंड होगा या उसकी अदर साइड पे जाके बाइंड होगा। बट यहाँ पे होता क्या है कि ये जो सब इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर वो तो वहां तो कॉम्पिटिटिव के अंदर तो इनहिबिटर एंजाइम की साइड पे जाके बाइंड हो रहा था, बट यहाँ पे इसके साथ बाइंड ना होकर वो पूरे के पूरे इस कॉम्प्लेक्स के साथ ही बाइंड होता है। और जब इसके साथ बाइंड होता है मतलब वहां पे एंजाइम सब्सटेंट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अंदर ग्राफ कुछ इस तरह का है। ये वाली लाइन तो नॉर्मल लाइन है, यहाँ किसी भी तरह का कोई इनहिबिटर नहीं है। ये पिंक कलर वाली लाइन है, यहाँ पे इनहिबिटर है। मतलब यहाँ पे मैं ऐसा बोलना चाहूं कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया था 1/s सब्सटेंट का कंसंट्रेशन, और यहाँ पे 1/v max। अगर यहाँ पे 1/v max बढ़ रहा है तो 1/v max बढ़ रहा है, पर मेरे को देखना क्या है v max, तो 1/v max बढ़ रहा है मतलब v max घट रहा है, v max घट रहा है। यहाँ पे देखिएगा आप कि 1/a से वो क्या है घट रहा है, यहाँ पे 1/a सब्सटेंट है वो घट रहा है, क्योंकि अगर इधर होता तो बढ़ता, बट इधर है तो घट रहा है। नॉर्मल लाइन से इस साइड में तो घट रहा है, कम हो रहा है, नॉर्मल से तो कम हो रहा है। तो नॉर्मल से कम है मतलब अब की बार मैं ऐसा बोलूं कि वो यहाँ पे अगर बोलना चाहूं तो अपन यहाँ सब्सटेंट का कंसंट्रेशन देखना है मेरे को, तो वो क्या है यहाँ पे ये वाली ये सॉरी यहाँ पे ये भी बढ़ रहा है, 1/, सब्सटेंट है ये भी बढ़ रहा है क्योंकि इससे नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है। अगर नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है 1/s बढ़ रहा है मतलब s तो कम हो रहा है, मतलब सब्सटेंट का कंसंट्रेशन तो कम हो रहा है, और सब्सटेंट का कंसंट्रेशन कम मतलब Km भी कम, क्योंकि Km होता ही क्या था, मैंने कहा था कि Km इट इज नथिंग बट इट इज अ सब्सटेंट कंसंट्रेशन। तो ये क्या है, सब्सटेंट का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम होता है। तो ये जो मैंने ये जो तीन जो अंडरलाइन की है, ये Kmax Vmax तीनों के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होना चाहिए। अब मैं कुछ इनके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेता हूँ, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव के। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कि नॉन कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्पल है, जैसे हैवी मेटल्स है, जैसे मर्करी है, जैसे सिल्वर है, जैसे लीड है, ये सारे हैवी मेटल्स हैं, वो सारे के सारे नॉन कोवैलेंट के एग्जाम्पल हैं। अब जो इम्पोर्टेंट जो इनहिबिटर्स हैं, जो एंजाइम जो एग्जाम्पल है वो है किसके, कॉम्पिटिटिव के, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं बता देता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, ये कुछ एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव के। इनमें से सबसे पहले है डिहाइड्रोजिनेज, और ये एंजाइम है, ये एक इनहिबिटर है। सबसे पहले है डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेट। अब जब डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है, ये इसका जो ये किसको इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट करता है किसको, मेथोट्रेजेट को। अब जब ये इसका जो स्ट्रक्चर है मेथोट्रेजेट का, ये एक जो फोलिक जो विटामिन फोलिक एसिड है उसके स्ट्रक्चर की तरह सिमिलर होता है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर इस केस की अगर बात की जाए, इसके अंदर जो इसका थेरेपेटिक जो ड्रग्स होता है वो एक कैंसर के लिए यूज लिया जाता है। अब दूसरी बात यह है कि जेंथे ऑक्सीडेज की अगर बात की जाए तो सेकंड है जेंथे ऑक्सीडेज। आपको जब याद हो तो जब अपन ने पढ़ा था या जब अपन पढ़ते हैं आगे जाके कि जब
प्यूरिन का सिंथेसिस पढ़ा जाएगा तो प्यूरिन के सिंथेसिस दो तरह से, प्यूरिन के सिंथेसिस के अंदर दो चीजें पढ़ी जाती है, एक साल्वेज पाथवे पढ़े जाता है और एक वहां पे जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जब पढ़ते हैं अपन तो वहां पे साल्वेज पाथवे पढ़ा जाता है प्यूरिन के लिए और उसका ब्रेकडाउन पढ़ा जाता है। तो जब अपन वहां पे देखेंगे कि जब ब्रेकडाउन की अगर बात की जाएगी वहां पे, तो ब्रेकडाउन के अंदर होता क्या है कि हाइपोजेंथीन और एक होता है ग्वानिन, ये दोनों मिलके एक तरह का आईएमपी आइनोसिल मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन कर लेता है और इन दोनों को फॉर्मेशन करने के लिए एक एक्स ऑक्सीडेज की रिक्वायरमेंट होती है। फिर वो एक्स जो आईएमपी फॉर्मेशन होता है वो क्या है कि यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। तो वहां पे जो उसके लिए एक ड्रग्स दी जाती है वो दी जाती है एक एलोपिरिनोस। और जब अपन गाउट पढ़ते हैं तो गाउट के अंदर भी ये पढ़ा जाता है कि गाउट के अंदर होता क्या है कि यूरिक एसिड का लेवल क्या है हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है और जब यूरिक एसिड का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो उस केस के अंदर, उस बंदे के अंदर, उस पेशेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि एक प्यूरिन रिच फूड देते हैं और उस केस के अंदर हम एक ड्रग्स देते हैं और वो ड्रग और कोई नहीं, वो यही ड्रग है दैट कैन बी एलिप्यूरिनोस। करेक्ट। तो इसके लिए मैंने यहां पे कहा कि थेरेप्यूटिक यूज ये किस में यूज होती है, गाउट में यूज होती है यार। और ये गाउट की अगर बात की जाए तो गाउट के अंदर ये यूज होती है। यहां पे अगर बात की जाए कैंसर के लिए दी जाती है, ये जो मैंने यहाँ पे मेथोट्रेजेट की अगर बात की जाए जो विटामिन फोलिक एसिड की तरह इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है, ये कैंसर को इनहिबिट करता है, मतलब कैंसर को कम करने का काम करता है ये वाला ड्रग। और जो एलिप्यूरिनोल की अगर बात की जाए ये गाउट को कम करने का काम करता है, मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर प्यूरिन जो फूड है जो पूरी प्यूरिन का लेवल बढ़ा देता है। करेक्ट। जो प्यूरिन का लेवल बढ़ जाता है तो प्यूरिन के लेवल को कम करता है ये, है कि नहीं। अब दूसरी बात ये है कि अगर HMG कोएंजाइम रिडक्टेट की बात की जाए नंबर 3 की, है कि नहीं, तो ये क्या है स्टेज 10 की अगर बात की जाए तो वहां पे देखी जाती है। और ये कब देखते हैं अपन, जब नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे पढ़ के आते हैं अपन एक 10th चैप्टर 12th क्लास का, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो वहां पे अपन देखते हैं कि ये इसके बारे में देखते हैं, वहां सारी चीजें बहुत सारे तरह के एंजाइम से जो इनिबिट करते हैं, तो वहां पे मैंने देखा था ये, तो वहां पे देखते हैं ये चीजें। अब उसके बाद में नेक्स्ट बात करना चाहेंगे अपन, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है HMG कोएंजाइम के अंदर बात कर ली। और ये जो HMG कोएंजाइम जो स्टेटिन से अगर बात की जाए, ये एक इसका जो थेरेप्यूटिक ड्रग है, ये हमारे जो प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा का अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो कम करता है एक। तो दूसरी बात कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट की तरह ये काम करता है। करेक्ट। ये इनको बारीकी से देखेंगे अपन, एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर भी मैं बता सकता हूं सारी चीजें, बट वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। तो इन सभी को मैं एक डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से ये इनिबिट करता है, किस तरह से ये सारे थेरेप्यूटिक यूज में लिए जाते हैं और किस तरह से ये सारी चीजें होती है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर जब मैं बनाऊंगा वो वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एक इनिबिट करता है एक मेलोनेट को। करेक्ट। और जो मेलोनेट की अगर बात की जाए, ये क्या है, प्लाज्मा का जो प्रोटीन का जो लेवल है वो प्रोटीन का लेवल कम कर देता का काम करता है ये। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने एंजाइम इनिबिशंस के बारे में बात की कि एंजाइम इनिबिशंस होता क्या है, कितने तरह के होते हैं, Kmax की वैल्यू किसके अंदर क्या होती है, Vmax की वैल्यू किसके अंदर कितनी होती है, कि नॉन कम्पिटिटिव के एग्जाम्पल कौन से हैं, कम्पिटिटिव के एग्जाम्पल कौन से हैं, और कौन सा एंजाइम से जो किसको इनिबिट करता है, वो सारी चीज़ें अपन ने देखी। और जो ये जो थेरेप्यूटिक जो ड्रग जो यूज़ है, जो ड्रग्स जो दी जाती है जो उसके लेवल को कम करता है, वो कौन किस किस के अंदर क्या काम करता है, वो सारी चीज़ें अपन ने देखी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू।